हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पूरे वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रासलैंड्स हैं उनको समझेंगे। देखेंगे कि किस किस रीजन में ये स्पेसिफिक किस किस नाम से जाने जाते हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो समझेंगे ये ग्रासलैंड होते क्या हैं, फिर ये देखेंगे कि अलग अलग जो आप देखोगे वर्ल्ड मैप में अलग अलग जो रीजन है उनमें ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और इनका नाम आपको वो प्रीलिम्स में अक्सर पूछते हैं। ठीक है, कि भाई ये वाला ग्रासलैंड है, ये कहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये वार्म मतलब ये वार्म है कि ये कोल्ड वाला ग्रासलैंड है। ठीक है, या फिर वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या टेम्परेट ग्रासलैंड है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो आप इस वीडियो के बाद आप वो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले ये ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड में कितने तरीके की ग्रासलैंड्स हैं और क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अब समझते हैं ग्रासलैंड क्या होते हैं ना। ग्रासलैंड मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि ड्राई एरियाज में पाया जाता है। ठीक है ना, जहाँ पर उस पूरे लैंडस्केप में मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो होगा वो काहे से कवर्ड होगा, वो ग्रासेस से कवर्ड होता है। मतलब ये ट्रीलेस एरिया होता है ना, या तो ट्री होंगे ही नहीं या तो बहुत कम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल वाले में, है ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। टेम्परेट में तो एकदम ट्रीलेस ही देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रॉपिकल में थोड़े बहुत ट्रीज देखने को मिलते हैं ना। तो मतलब ट्रीज की जो संख्या होगी बहुत कम होगी या तो ना होगी। टेम्परेट में तो होती ही नहीं है, और जो ट्रॉपिकल रीजन है उनमें कुछ कुछ आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया, जैसे ये मान लो एरिया इतने में मान लो ट्रीज हैं, ये ट्रीज वाला एरिया, बाकी ये पूरे में ग्रासलैंड भरा हुआ है ना, मतलब ग्रास है ये पूरा। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एरिया कहाँ से होगा, वो ग्रासेस से डोमिनेट करेगा, इसलिए हम इस पूरे लैंडस्केप को क्या बोल देते हैं, ग्रासलैंड बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और जो श्रब्स होते हैं वो रेयरली पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, यहाँ के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो जो प्लांट की रिक्वायरमेंट के लिए जो भी एलिमेंट चाहिए, जो भी फैक्टर्स चाहिए, वो यहाँ पर उनको नहीं मिल पाते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ट्रीज की ग्रोथ नहीं हो पाती। वैसे भी आप समझो ड्राई एरियाज हैं, तो ड्राई एरियाज में देखो मॉइस्चर कम रहेगा, है ना, मॉइस्चर कम रहेगा, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन कम रहेगा, तो सीधी बात है प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। समझेगा, तो वही यहाँ पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो कि एक प्लांट के लिए आइडियल होती है उसके ग्रोथ के लिए, वो यहाँ पर उनको पूरी नहीं मिल पाती, इसलिए यहाँ पर ट्रीज वगैरह की ग्रोथ नहीं हो पाती। समझेगा, ग्रासलैंड्स को हम ये भी याद रखना, ग्रासलैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिशनल लैंडस्केप बोलते हैं। देखो एक तरफ समझो डेजर्ट है ना, एक तरफ डेजर्ट है, एक तरफ फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट में यहाँ पे फॉरेस्ट में क्या ट्रीज डोमिनेट करेंगे, है ना, ट्रीज डोमिनेट करेंगे, डेजर्ट में कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच का जो फेस है, इन दोनों के बीच का ये वाला एरिया, जहाँ एक तरफ पूरी तरह के से ट्रीज हैं, एक तरफ कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है ट्रांजिशनल एरिया, जब डेजर्ट से ज़्यादा और मतलब जो फॉरेस्ट है उससे कम कुछ स्क्रब्स या थॉर्नी फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वो ग्रासलैंड में देखने को मिलेंगे। समझना क्या, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, एक ट्रांजिशनल लैंडस्केप। यहाँ पर ना तो ये पूरी तरीके से डेजर्ट है, ना तो ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट है, बट हाँ कुछ डेजर्ट के फीचर भी देखने को मिलेंगे आपको, कुछ फॉरेस्ट के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसा एरिया है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशनल लैंडस्केप। समझा गया ना। तो ये किस रीजन में पाया जाता है, जनरली मैंने आपको बता दिया ड्राई एरियाज मतलब ऐसा एरिया जहां पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगी, जहां पर पानी कम होगा, या फिर जहां पर इनफ रेनफॉल नहीं हो पा रही, इनफ रेनफॉल नहीं होगी और स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगा, इसलिए क्या होगा, प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, फॉरेस्ट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो वहां पर और इतना भी मॉइस्चर कम नहीं है कि मतलब पूरा का पूरा बैरन हो जाए, थोड़े बहुत मॉइस्चर रहेगा, तो जिसके कारण ग्रासेस वगैरह ग्रो हो जाएंगे। समझा क्या, तो ऐसे लैंडस्केप को हम क्या बोल देते हैं, ग्रासलैंड बोल देंगे। समझा क्या। अब देखो टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड की बात करूं मैं, तो ये आपके दो तरीके के ग्रासलैंड होते हैं ना। एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक को बोलते हैं हम टेम्परेट ग्रासलैंड। अब आपको समझ में आ ही गया होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का मतलब क्या है, ये कौन से रीजन में होगा। ये मान लो आप जैसे ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, थोड़ा और ऊपर मान लो तो लगभग 30 डिग्री तक मान लो इसको, है ना, और ये भी लगभग 30 डिग्री तक मान लो। इसके अंदर जो भी निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और इसके बाहर है ना 60 डिग्री तक, ठीक है, जो भी मिलेगा 60 डिग्री तक, उसको क्या बोल देंगे हम, टेम्परेट ग्रासलैंड। समझा गया, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये सीधी बात है, टेम्परेट ग्रासलैंड ठंडे एरिया के लिए होगा, है ना, ये माइल्ड क्लाइमेट
जहाँ पे ठंडा एरिया है होता है उसके लिए हो गया। और ये क्या होगा, ये कहाँ वार्म वाले एरिया में होगा। ट्रॉपिकल मतलब नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ट्रॉपिकल। यहाँ पर आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ट्रीज देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा कोल्ड एरियाज़ के लिए है, ये वार्म एरियाज़ के लिए है, हॉट एरियाज़ के लिए होता है ना। यहाँ पर अल्टरनेट रेनी सीजन और ड्राई सीजन होता है ना। यहाँ पर रेनी सीजन और ड्राई सीजन होता है, और यहाँ पे चारों सीजन जनरली कैरेक्टराइज होते हैं ना। यहाँ पर या तो रेनी सीजन होगा या ड्राई सीजन होगा ऐसा। फिर यहाँ पर जो अगर बात करें, यहाँ पे चारों सीजन देखने को मिलते हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग, है ना, ऐसे सीजन देखने को मिले। यहाँ की जो सॉइल होती है वो रिच होती है ह्यूमस में, समझना क्या। और यहाँ पर ह्यूमस में रिच नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, वो जल्दी से ही सारा डिकम्पोज होकर के वो क्या हो जाता है, ह्यूमस नहीं, और वो लास्ट में वो पूरा डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रीज ज़्यादा होते हैं, और इनकी सॉइल जो होती है पुअर होती है ना। इनकी सॉइल थोड़ा रिच होती है, इनकी सॉइल थोड़ा अच्छी होती है टेम्परेट रीजन में, और इनकी सॉइल पुअर होती है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेट ड्राई और वेट सीजन होता है, यहाँ पर चारों सीजन कैरेक्टराइज होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना टेम्परेट। अब टेम्परेट ग्रासलैंड में भी दो तरीके की ग्रासलैंड है। देखो टेम्परेट है, ये टेम्परेट है। टेम्परेट में भी मैंने आपको बताया कुछ वार्म टेम्परेट है ना, कुछ आपको थोड़ा सा रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेट मिलेगा, है ना। कोल्ड टेम्परेट में कुछ ग्रासलैंड मिलेंगे, कुछ थोड़ा सा वार्म टेम्परेट में। तो ये जो वार्म वाला होगा वो थोड़ा सा लोअर लैटिट्यूड में मिलता है ना, लोअर लैटिट्यूड मतलब 40 डिग्री के आसपास, लोअर लैटिट्यूड के पास, है ना। और ये वाला 40 डिग्री के प्लस में मिलेगा आपको, इसको बोलेंगे हायर लैटिट्यूड वाले, हायर लैटिट्यूड वाले, है ना। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में मिलते हैं, है ना। जैसे मैं अगर बात करूँ कुछ एग्जांपल्स की, अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो लोअर लैटिट्यूड वाले हैं, जैसे प्रेरीज हो गया, है ना, यहाँ पे देख लो, इसका प्रेरीज हो गया, प्रेरीज, पंपास, वेल्ट, डाउन्स, है ना। ये सब क्या है, ये सब रिलेटिवली वार्म है, वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड है ये, समझा क्या, वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड है ये, ठीक है। और वहीं पे मैं बात करूं आपसे कोल्ड टेम्परेट, इसका कोल्ड वाले का, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि आप देख लो प्रेरीज वाला, लेकिन कनाडा वाला प्रेरीज, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे कैनेडियन प्रेरी, है ना। यहाँ पे अपन आ जाते हैं, एक सेकेंड, ये है इसका कैनेडियन प्रेरी हो गया, कैनेडियन प्रेरीज, ठीक है। और यूरोपियन स्टेपीज, ठीक है। और जो कैंटरबरी प्लेन्स हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कैंटरबरी प्लेन्स, कैंटरबरी प्लेन्स कहाँ के, न्यूजीलैंड के, है ना, ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये सब थोड़ा सा रिलेटिवली कोल्ड है ना। तो ये भी याद रखना, थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेट भी होते हैं, वार्म टेम्परेट भी होते हैं। ट्रॉपिकल में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रॉपिकल तो थ्रू आउट द ईयर गर्म ही रहता है ना। तो ये बात याद रख लेना कि दो तरीके के ग्रासलैंड मिलेंगे आपको, टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दोनों में फ़र्क क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ट्रॉपिक्स रीजन में मिलेगा, टेम्परेट रीजन में मिलेगा। टेम्परेट में भी कुछ 30 से 40 डिग्री के आसपास जो मिलते हैं, है ना, उनको हम क्या बोल देते हैं, थोड़ा सा रिलेटिवली वार्म होते हैं वो। उनके एग्जाम्पल ये लिखे हुए, प्रेरीज, पंपास, वेल, डाउन। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ 40 डिग्री से प्लस की बात करूँ तो वो हायर लेटीट्यूड वाले कहला जाते हैं। स्टेपीज हो गया, कैंटरबरी प्लेन्स हो गया, है ना। यूरोपियन जो कैनेडियन प्रेरी है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, दो तरीके के ग्रासलैंड है, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज देखने को मिलेगा, वो ट्री लेस होता है। कौन सा वाला, ये वाला, ये ट्री लेस होगा, समझा क्या। अब आ जाओ इस पे, तो यहाँ पे देखो आप कहाँ कहाँ ये मिलता है आपको। एशिया में भी मिलता है ये, एशिया में ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है ना, सेंट्रल एशिया वाला रीजन है। और यूरोप में कहाँ मिलता है, ये जो हंगरी वाला रीजन है, ठीक है। अफ्रीका में वेल्ड मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिलेगा आपको, ठीक है। और साउथ अमेरिका में भी आपको कटिंगा वगैरह ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, लानोस देखने को मिलेगा, कैंपोस देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में देखो प्रेरीज, ये कनाडा वाला जो ऊपर वाला रीजन है ये रिलेटिवली कोल्ड है। नीचे वाला ये जो है ये यूएस वाला है, ये थोड़ा सा वार्म है ना। तो ये देख लेते हैं वन बाई वन करके, है ना। अब देखो सबसे पहले स्टेपीज क्या है। स्टेपीज मतलब आप समझ गए हो क्योंकि एक तरीके के टेम्परेट ग्रासलैंड है। पहला तो ये समझ लो, टेम्परेट ग्रासलैंड, और वो भी कैसी, कोल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड है, समझा क्या। तो ये स्टेपी क्या है, ये एक तरीके का ग्रासलैंड है, प्लेन ग्रासलैंड है, जहाँ पर विदाउट ट्रीज, बोला था ना यहाँ पे ट्रीज नहीं मिलेंगे, है ना। और उसके अलावा ये किस एरियाज में मिलता है, ये स्टेपीज जो है ये पूरा सेंट्रल एशिया में मिलेगा और यूरोप वाले रीजन में मिलेगा। लेकिन ये वाला, ये समझो जैसे ये है ना, ये वाला पूरा एरिया है, तो यहाँ पे तो हम इसको स्टेपी ही बोल रहे हैं। देखो स्टेपी लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ईस्टर्न स्टेपी और वेस्टर्न स्टेपी। लेकिन जब ये वाला एरिया में पहुँचता है ना, तो यहाँ पे उसको स्टेपी ना बोल करके पुस्ताज बोल दे रहा है वो,
है ना, हंगरी वाले रीजन में, हंगरी और उसके आसपास वाले रीजन में, तो है वो वही है। और वो क्या है फिर, प्रेरीज क्या है, प्रेरीज भी एक तरीके की स्टेपी ग्रासलैंड ही है, बट वो रिलेटिवली वार्म है, और कहाँ मिलती है वो आपको अमेरिका में मिलती है, समझना क्या। तो स्टेपीज क्या है, स्टेपीज एक तरीके की ग्रासलैंड है, विदाउट ट्रीज है ना। ये यहाँ ये जो स्टेपीज है ना, ये इनका यूरोपियन स्टेपीज का बहुत खास बात है कि यहाँ की जो रिच सॉइल होती है, जिसको चेरनोजियम सॉइल बोलते हैं ना, ब्लैक सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा रिच सॉइल होती है, बहुत न्यूट्रिशियस सॉइल होती है, इसलिए यहाँ की जो ग्रासेस है ना वो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, समझना क्या। तो ये बात याद रख लेना कि सेमी एरिड क्लाइमेट होगा, सीधी बात है, कम बारिश होता है तो आपको पता होगा, एरिड तो डेजर्ट हो गया, लेकिन ये कैसा है, सेमी डेजर्ट है, तो इसलिए सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक है। तो यही स्टेपीज जो नॉर्थ अमेरिका में क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी, जिसको हम बोलते हैं प्रेरीज। तो प्रेरीज भी क्या है, ये एक तरीके की ग्रासलैंड है, कैसी है तो याद रख लो, टेम्परेट ग्रासलैंड है, और उसमें भी टेम्परेट में भी दो तरीके की प्रेरीज है ना, एक कनेडियन प्रेरीज, कैनेडियन वाला है ना, कैनेडियन वाला, और एक है यूएस वाला। यूएस वाला रिलेटिवली वार्म है, कैनेडियन वाला रिलेटिवली कोल्ड है ना, और ये एक तरीके की क्या है, ग्रासलैंड है। तो बस याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पे वीट कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। ये यूएस में सब ज़्यादा यहाँ पे वीट कॉर्न का कल्टीवेशन होता है, समझना क्या। ग्रासलैंड है जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट रेनफॉल होती है, बता दिया था ना, रेनफॉल ज़्यादा होगी नहीं, ज़्यादा होगी तो बारिश हो जाएगा, बहुत कम भी नहीं होगी डेजर्ट के बराबर, तो मतलब ठीक ठाक बारिश हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या बता दूँ इसमें कि भाई हाँ, ये मोस्ट वैल्यूएबल वो मतलब फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट के कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, ठीक है, प्रेरीज में। तो प्रेरीज क्या है, याद रख लेना, सीधा दे देगा, प्रेरीज क्या है तो याद रखो ग्रासलैंड है, कहाँ मिला जाता है तो ये नॉर्थ अमेरिका में मिला जाता है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा देख सकते हो आप, ये यूएस वाला है और ये कनाडा वाला है ना। स्टेपीज कहाँ है ये मैंने आपको बता दिया, ईस्ट वाला एशिया में है, सेंट्रल एशिया में है, और ये ईस्टर्न यूरोप में है, ठीक है। अब आ जाओ पंपास क्या है, पंपास भी एक तरीके की क्या है, ये भी एक तरीके की ग्रासलैंड है ना, सवाना ग्रासलैंड होती हैं ये, ठीक है। जो कहाँ मिलती हैं ये आपको सेंट्रल अर्जेंटीना वाले रीजन में मिलती है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा, सॉरी क्या बोला मैंने आपको कि ये सवाना वाली नहीं है, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। ये भी एक तरीके की टेम्परेट ग्रासलैंड है, कहाँ पे मिलती है तो ये वाला रीजन देखो पंपास, ये अर्जेंटीना वाला रीजन है, ठीक है। और ये अभी बताया मैंने आपको ये किस तरीके का है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है पंपास, मतलब ये रिलेटिवली वार्म है ना, वार्म है। देखो ज़्यादा इसका आप देखो ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है ना, ये आपका इक्वेटर कहीं यहाँ कहीं से निकलता है इक्वेटर, और ये ज़्यादा दूर नहीं है ना, ये ज़्यादा दूर नहीं है इक्वेटर से, ये वाला रीजन, तो इसलिए ये क्या है, एक तरीके का टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक तो आपका ट्रॉपिकल आ जाएगा है ना, ये आपका ट्रॉपिकल वाला रीजन हो गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया। तो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से मैंने क्या बताया आपको, टेम्परेट चालू हो जाता है, तो ये हो गया आपका टेम्परेट वाला। तो ये एक तरीके का टेम्परेट ग्रासलैंड है, लेकिन कैसा है बताया ना, बहुत दूर होता तो कोल्ड हो जाता है, लेकिन ये इक्वेटर से ज़्यादा दूर भी नहीं है ना, तो इसलिए क्या है, रिलेटिवली वार्म है ना, वार्म है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एक तरीके का टेम्परेट है, और वो भी कैसा है, वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड है, वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। यहाँ पे ये वाला बता दिया ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ की ग्रासेस जो होती हैं, कई सारी ग्रासेस को रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ पे कौन सी ग्रास लगा दी गई है, यहाँ पे अल्फा अल्फा लगा दी गई है। तो अल्फा अल्फा एक बार पूछ लेगा आपसे क्या है अल्फा अल्फा, तो याद रखना ये भी एक तरीके की न्यूट्रिशनल ग्रास होती है। न्यूट्रिशनल ग्रास होती है, जब किसी एरिया में अल्फा अल्फा ग्रास लगा दी जाती है तो ये अल्फा अल्फा जो ग्रास होती है ये एक तरीके की लेग्यूमिनस ग्रास होती है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करती है, हाईली न्यूट्रिशियस होती है। इसलिए यहाँ पर जो डेयरी है वो और जो एनिमल हस्बेंड्री है ना, कैटल रियरिंग है, उसको बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, और वो काफ़ी यहाँ पे प्रॉफिटेबल भी है, समझना क्या। तो बस आप ये याद रखो कि क्या है पंपास, पंपास एक तरीके का टेम्परेट ग्रासलैंड है जो कि अर्जेंटीना वाले रीजन में मिलती है, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया अपना पंपास। अब आ जाओ अदर्स, अदर्स में कुछ देख लो। देखो अब यहाँ पे ये सेलवास क्या है, पहले तो ये समझ लो आप। सबसे पहले ये एक तरीके का ग्रासलैंड नहीं है, ये बात पहले याद रख लो आप, है ना। फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप जान लो, है ना। ये सब चीज़ें आप जान लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कि ये ग्रासलैंड नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का रेन फॉरेस्ट है ना, रेन फॉरेस्ट है, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है।
एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ये यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपको प्लांट्स की पत्तियां दिखेंगी, मतलब जो ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं ना, उनकी पत्तियां क्या होती हैं, थ्रू आउट द ईयर रहती हैं पेड़ में। ऐसा नहीं होगा, कोई डेफिनेट सीजन नहीं होगा, जैसे कि मान लो आप गए कि गर्मी के समय का पूरा जंगल पत्तों से निकल चुकी हैं पत्तियां उनमें से, ऐसा कभी नहीं होता। थ्रू आउट द ईयर इनमें प्लांट में पत्तियां रहती हैं, समझ में? ये शेड जरूर करती है, लेकिन ऐसा कोई डिस्टिंक्ट सीजन नहीं होता शेड करने का। इसलिए ऊपर से आपको थिक कैनोपी देखने को मिलेगी, आप जमीन देख ही नहीं पाओगे, ऊपर से सिर्फ हरियाली हरियाली ही देखने को मिलेगी आपको, एरियल व्यू जब आप लोगे तो, समझ में क्या? तो ऐसे रेन फॉरेस्ट को ब्राजील में क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं, समझ में क्या? ठीक है, तो इसको याद रखना, सेल्वास किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये वाले आपके जो ग्रासलैंड है, कौन से, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब कौन से वाले एरिया में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब ट्रॉपिक्स वाले एरिया में। तो यहाँ पे देखो, ये जो थे आपको, यहाँ पे आ जाओ यार, ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये तो छोड़ दो आप, ये तो पूरा एवरग्रीन वाला एरिया है, लेकिन ये जो डॉट डॉट वाला एरिया है ना, ये वाला, ये सवाना बोलते हैं इसको, सवाना ग्रासलैंड। तो सवाना ग्रासलैंड कैसा होता है, सवाना ग्रासलैंड में ना आपको ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगे, समझ में क्या? सवाना ये ऐसा होता है सवाना, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाले रीजन में आपको ये ऐसे ट्रीज देखने को मिलती हैं, और ये बीच बीच में ग्रासेस होती हैं, है ना। यहाँ पर कुछ ग्रासेस उगती हैं जिनको हम बोलते हैं एलिफेंट ग्रास, याद रखना, पूछ सकता है एलिफेंट ग्रास कहाँ मिलती हैं। एलिफेंट ग्रास मतलब ये साइज के हिसाब से उनको बोलते हैं, 2-2, 3-3 मीटर हाइट उनकी ऊंची होती है ना, एक एलिफेंट के बराबर हाइट होती है इन ग्रासेस की, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। ठीक है, और ये रिलेटिवली वार्म होता है। ये जो आप नेट जियो में जो भी डॉक्यूमेंट्री देखते हो, अफ्रीका में जो भी ग्रासलैंड है वो सब कहाँ के दिखाए जाते हैं, ये सवाना ही ग्रासलैंड होता है वो। ठीक है, तो सवाना ग्रासलैंड कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इसका कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा अफ्रीका में, इसलिए उसका सवाना वहाँ की जो कंट्री है, लैंडस्केप है, उसके नाम पर ही पड़ गया है। ठीक है, तो याद रख लेना सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीज देखने को मिलेगी, और ये ट्रीज कैसे होते हैं याद रखो, इसको अम्ब्रेला शेप्ड बोलते हैं, है ना, अम्ब्रेला शेप्ड होती हैं, ये अम्ब्रेला शेप ट्रीज होते हैं। तो अम्ब्रेला शेप ट्रीज कहाँ मिलते हैं ये भी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना ये मिलेंगे आपको सवाना ग्रासलैंड में। ठीक है, ऐसे ही ग्रासलैंड यहाँ पे कुछ ट्रीज देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे ये जो ग्रास होंगी ना, अल्टरनेटिव या तो ग्रीन होती हैं, एक सीजन में जब मॉइस्चर होता है तो ग्रीन होती है, नहीं तो जब सूखा वाला सीजन आता है, गर्मी वाला सीजन आता है, तो गोल्डन हो जाती है। इसीलिए यहाँ के सारे जानवर देखो आप, मेजॉरिटी ऑफ द जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे गोल्डन टाइप के होते हैं, तो ये घास में छुप जाते हैं आसानी से, पता भी नहीं चलता आप। ठीक है ना, तो एडाप्टिव जो नेचर है उनका यहाँ से वो समझ में आता है। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा इसमें आ जाओ, प्रेरीज पंपास देख लिया, ये देख लिया, वेल्ड देख लो। वेल्ड क्या है, वेल्ड भी एक तरीके का क्या है, ग्रासलैंड है ना, ये किस तरीके, ये क्या है, एक तरीके का ग्रासलैंड है ना, ये भी ग्रासलैंड है। ठीक है, ये ग्रासलैंड है, कहाँ देखने को मिलता है, ये सदर्न अफ्रीका, अफ्रीका के साउथ वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये जो अब ये दो तरीके के हैं। ठीक है ना, एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं कि एक हाई वेल्ड होता है, एक लो वेल्ड होता है ना, हाई रीजन में एक वेल्ड होता है, एक लो रीजन में वेल्ड होता है। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ा सा याद रख लेना। हाई वेल्ड कहाँ है, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेट टाइप का होता है ना, मोर टेम्परेट, है ना, ये मोर टेम्परेट है, मोर, ये टेम्परेट की तरफ ज़्यादा दिखता है। और लो वेल्ड, ये लो वेल्ड लिखा है, लो वेल्ड ये कैसा है, ये मोर ट्रॉपिकल है ना, ये मोर ट्रॉपिकल है, इसको बुश वेल्ड भी बोलते हैं ना, इसको बुश वेल्ड भी बोलते हैं, बुश वेल्ड। ठीक है ना, तो जो बुश वेल्ड है वो कैसा है, वो आपका जो नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका में मिलेगा, और जो आपका हाई वेल्ड है वो सदर्न साउथ अफ्रीका में मिलेगा। सदर्न ये वाला कैसा है, हाई वेल्ड मोर टेम्परेट है, बुश वेल्ड कैसा है, मोर ट्रॉपिकल है। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा, ये बात याद रख लेना कि आप ये कहाँ मिलने वाला है आपको, तो ये मिलता है आपको अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये याद रख लेना वेल्ड। ठीक है, वेल्ड रिफर्स टू लैंड दे वर्क, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो ये आप इसमें से आप आगे बढ़ो। डाउन्स क्या है, डाउन्स ये भी एक तरीके के ग्रासलैंड है। ये ग्रासलैंड कहाँ देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको डाउन्स ग्रासलैंड देखने को मिलता है ना। तो ये डाउन्स क्या है, एक तरीके का ग्रासलैंड है, ये भी याद रख लेना, है ना। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे देखने को मिलता है, मुर्रे डार्लिंग बेसिन जो है ना, जो मुर्रे डार्लिंग बेसिन है, बेसिन जो है वो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डाउन्स क्या है, ये पेस्टोरल और एग्रीकल्चरल रीजन है, बताया ना, यहाँ पे बहुत वो ये लोग वो करते हैं।
ठीक है, कि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री और कैटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डाउन्स, ठीक है ना, तो ये बात याद रख लेना कि डाउन्स भी क्या है, एक तरीके का ग्रासलैंड है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था आपको, डाउन्स क्या है, एक तरीके का टेम्परेट है ना, तो ये भी याद रखना कि टेम्परेट है ये वाला। ठीक है, टेम्परेट है लेकिन कैसा है, वार्म है ना। यहाँ पे आ जाओ वापस से, वेल्ट वेल्ट हो गया डाउन्स, तो ये क्या है, एक तरीके का वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड है ना। वार्म देख सकते हो आप इमेज में, ट्रीज नहीं दिख रहे हैं तो समझ गए होगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड है ना। ठीक है, वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो सीधी बात है, कभी भी आए ना आपको ग्रासलैंड तो वो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह सब में कॉमन है। ठीक है, वो सब लिख देना आप। ठीक है, डाउन्स हो गया। तो ये देखो स्टेपी अपन ने देख लिया, ये कहाँ है, यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में है। ठीक है, ईस्टर्न वाले एशिया में देखा था अभी, है ना। पुस्ताज कहाँ है, वही हंगरी में उसको क्या बोल देते हैं, स्टेपीज को पुस्ताज बोल देते हैं। प्रेरीज कहाँ है, यूएसए में है। पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में है, मैंने बता दिया। पंपास क्या है, एक तरीके की वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, वेल्ड कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अब आ जाओ, यहाँ पे नहीं लिखा है, न्यूजीलैंड में देख लो। न्यूजीलैंड, यहाँ पे आप आओगे ना, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में यहाँ पे आपको कुछ ग्रासेस देखने को मिलेगी जिनको बोलते हैं हम कैंटरबरी प्लेन्स, है ना। इस प्लेन्स में कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलती हैं। टेम्परेट में भी कोल्ड वाली, ये वाली ग्रासलैंड देखने को मिलती है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, कैंटरबरी प्लेन्स। ठीक है, तो कैंटरबरी भी याद रख लेना आप, क्या है, कैंटरबरी एक तरीके की ग्रासलैंड का ही एक प्लेन है पूरा, न्यूजीलैंड में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सवाना कहाँ देखने को मिलेगा, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। टैगा ये तो चलो, ये टैगा क्या है अभी बता दे रहा हूँ मैं आपको। टैगा और सेल्वास ये ग्रासलैंड नहीं है, ये एक तरीके का फॉरेस्ट है। ये कोनीफेरस होता है, कोनीफेरस फॉरेस्ट जहाँ पे मिलते हैं, जो साइबेरिया वाला रीजन है उस रीजन में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टैगा। वही चीज़ ये रेन फॉरेस्ट है सेल्वास कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील और नियर बाई रीजन में, है ना। ये क्या है, एक तरीके का रेन फॉरेस्ट है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो याद रखना, टैगा क्या है, वो भी फॉरेस्ट है। काहे का फॉरेस्ट है, कोनीफेरस का फॉरेस्ट है। सेल्वास काहे का, रेन फॉरेस्ट का है, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो। ठीक है, तो ये याद रखना। प्रेरीज में बता दिया वीट का ग्रेनरी है, वो वीट बहुत ज़्यादा होता है। पुस्ताज में बता दिया कि रिच सॉइल होता है, और शुगर बीट के लिए बहुत कल्टीवेशन यहाँ पे होता है। कहाँ मिलता है ये तो बता दिया, हंगरी, यूक्रेन और रोमानिया, मतलब ईस्टर्न यूरोप वाले रीजन में। ठीक है, पंपास कहाँ है, पंपास बता दिया मैंने आपको। पंपास में रिप्लेस कर दिया गया है बहुत सारी ग्रासेस को अल्फा से। ये एक तरीके की न्यूट्रिएंट रिच ग्रासेस है, इसलिए इसको रैंचिंग में यूज़ किया जाता है, कैटल रियरिंग की जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है ना, एक्सटेंसिव वीट कल्टीवेट किया जाता है इस रीजन में। इकोनॉमी काहे पर है, वीट और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब बीफ एक्सपोर्ट पे ओरिएंटेड है ना। अर्जेंटीना इसीलिए बहुत ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। ठीक है, डाउन्स और कैंटरबरी काहे के लिए बता दिया, डाउन्स और कैंटरबरी मतलब न्यूजीलैंड वाला, तो अगेन एनिमल और कैटल रियरिंग हो गया। शीप रियरिंग, कैटल रियरिंग, और वूल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है ना। शीप को रियर करते हैं ना, ये देखो शीप है, शीप से ये वूल तैयार करते हैं, इसीलिए वूल में ये नंबर 1 होते हैं, है ना। तो वूल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये याद रखना, वूल के लिए बहुत फेमस है ये रीजन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, वेल्ट मेज के लिए, कल्टीवेशन के लिए, शिप और कैटल रियरिंग। देखो कैटल रियरिंग तो सब में है, मैंने आपको बता ही दिया। वेल्ट कहाँ मिलता है, साउथ अफ्रीका में मिलता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब 2 चीज़ और समझ लो, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये समझो, ये मैंने आपको बताया। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि भाई ये जो है आपका क्या, कि रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं ब्राज़ील साइड में रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, तो आपको पता है ब्राज़ील में उसको बोलते हैं सेल्वास, है ना, सेल्वास। अब सेल्वास के ऊपर आ जाओ आप, सेल्वास के ऊपर ये लानोज और ये है कैंपोज, है ना। लानोज और कैंपोज ये क्या है, एक तरीके की, तो सवाना ग्रासलैंड है ये। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड है ये। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि क्या है ये, तो ये एक तरीके का सवाना ग्रासलैंड है। तो सवाना क्या है आपको पता है, ये सवाना ग्रासलैंड मतलब टॉल ग्रासेस होंगी, है ना। और वो हाँ, दोनों में न्यूट्रिशियस कौन सी होती है, टेम्परेट वाली की ट्रॉपिकल वाली, तो याद रख लेना टेम्परेट वाली होती है, समझा क्या ना। ठीक है, लानोस क्या है, लानोस भी ये सवाना है ना, सवाना है, याद रखना। लेकिन यहाँ पे ट्रीलेस सवाना है ये। सवाना में तो चलो ट्रीज भी मिलते हैं, लेकिन ये ट्रीलेस सवाना है, मतलब यूनिक है ना, ट्रीलेस सवाना ये। ठीक है, तो याद रख लेना। यहाँ पे स्वैम्पी ग्रासेस वगैरह भी मिलती हैं, स्वैम्पी रीजन भी है ये, है ना, स्वैम्पी रीजन भी है।
है ना, इसीलिए यहाँ पे कैपिबारा और एनाकोंडा इस वाले रीजन में मिलते हैं ना, तो ये याद रखना, ठीक है। अब सिरताव क्या है, सिरताव ये हो गया आपका सिरताव, ठीक है ना। सिरताव क्या है, एक तरीके का ये है आपका स्क्रब लैंड है ना, ये एक ड्राई स्क्रब लैंड है। कहाँ पे मिलता है, ये ब्राज़ील वाले रीजन में मिलता है ना, तो ये याद रख लेना। सिरताव क्या है, सिरताव एक तरीके का ये क्या है, ड्राई स्क्रब लैंड है, ड्राई स्क्रब लैंड मतलब कांटेदार यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो देखने को मिलते हैं ना, तो ये बात आप याद रखना। ड्राई स्क्रब लैंड मतलब ड्राई लैंड है, मतलब एक तरीके का डेजर्ट टाइप का ही एरिया है, बट डेजर्ट नहीं है पूरा, यहाँ पे थोड़ा सा कांटे नुमा बहुत सारे पौधे मिलते हैं, है ना, तो ये याद रख लेना। यहाँ पे बना होगा अगर तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चलो नहीं है इसमें, ठीक है, तो आप इसका इमेज देख लेना। सिरताव ये एक तरीके का ड्राई और वो क्या है आपका स्क्रब लैंड है, ठीक है। अब आ जाओ कटिंगा। कटिंगा क्या है, कटिंगा भी एक तरीके का क्या है, ये ड्राई लैंड एरिया है वहाँ का, है ना। कटिंगा की ये डेजर्ट वेजिटेशन है, ये भी एक तरीके का ड्राई लैंड एरिया है, ड्राई लैंड एरिया है, मतलब डेजर्ट टाइप है, डेजर्ट टाइप है ना, डेजर्ट टाइप है, लेकिन थोड़े थोड़े यहाँ पे आपको कांटे नुमा पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो एक कटिंगा और सिरताव ना लगभग एक ही है, बस अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम से बोला जा रहा है। ये थोड़ा सा कटिंगा इस वाले इमेज में देखोगे तो इसी को ही कटिंगा भी बोल दे रहा है, और कई वाले इमेज में देखोगे तो थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ पे कटिंगा दिखा रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे इसको सिरताव लिखा है वहाँ पर इसको कटिंगा लिखा है। मतलब क्या है, दोनों सेम ही है, एक तरीके के ड्राई स्क्रब लैंड ही है ना, दोनों एक तरीके के ड्राई लैंड एरियाज ही हैं, थॉर्नी एरियाज ही हैं, है ना, डेजर्ट एरिया ही है, बट इसको अलग अलग जगह से अलग अलग नाम बोल रहा है। कई बार इसको सिरताव ना बोल करके इसी को ही क्या बोल देता है वो कटिंगा बोल दे रहा है ना, और कई बार इसको सिरताव ही बोल रहा है, अलग से इसको कटिंगा बोल दे रहा है, ठीक है। मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बट कुछ भी हो दोनों में डेफिनेशन तो वही लिखना है आपको, दोनों ड्राई लैंड एरिया है, स्क्रब लैंड एरिया है, थॉर्नी एरिया है, बट कटिंगा अगर स्पेसिफिक जाए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सिरताव थोड़ा सा ईस्टवर्ड में है और कटिंगा थोड़ा सा वेस्टवर्ड में है, उन दोनों के बीच में है क्या है, कंपोज है, समझ में क्या। तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। तो सिरताव हो गया, कटिंगा हो गया, कैंपोज हो गया, ठीक है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। अब लास्ट आ जाओ सेराडो। सेराडो क्या है, सेराडो ये भी एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का जिसको हम कैंपोज बोल रहे हैं ना, कैंपोज बोल रहे हैं, कई जगह उसको सेराडो नाम से भी जाना जाता है ना। मतलब ये क्या है, एक तरीके का ट्रॉपिकल सवाना रीजन है। सेराडो क्या है, एक तरीके का ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है। देखो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, ठीक है ना, चारों पांचों टर्म याद रख लो, लानोस, कैंपोज और सेराडो, ये सब क्या है, ये एक तरीके के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना। वहीं पे कटिंगा हो गया और जो सिरताव हो गया, ये क्या है, एक तरीके की डेजर्ट वेजिटेशन है, ये डेजर्ट में पाए जाने वाले कांटे नुमा जो वेजिटेशन होते हैं उनको बोलते हैं। बस फिर अलग अलग डिफरेंस क्या है, सिरताव थोड़ा सा बहुत ईस्टवर्ड है, लेकिन कई बार उसको डिफरेंस नहीं किया जाता, दोनों को एक ही समझा जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखो आप इमेज में, यहाँ पे सिरताव लिखा है और यहाँ पे कटिंगा लिखा है, क्योंकि उसको दोनों को डिफरेंस नहीं कर रहा है, दोनों को सेम ले रहा है। बट कई बुक्स में आपको इसको कटिंगा बोल रहा है, और यहाँ पे वेस्ट वाले रीजन में भी कुछ फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं उनको कटिंगा बोल रहा है, लेकिन और ईस्ट वाले को सिरताव नाम रिफर कर दे। लेकिन आप याद रखो दोनों एक ही चीज़ है ना, कटिंगा बोले सिरताव बोले, दोनों ही क्या है, एक तरीके के ड्राई लैंड स्क्रब एरियाज हैं, बस ये बात याद रखो, ठीक है। तो सेराडो समझ में आ गया, सिरताव समझ में आ गया, अमेजोन में ये सेल्वास बोलते हैं इसको, ये लानोज हो गया, और ये आपका कैंपोज वाला एरिया हो गया ना, तो ये बात याद रख लो। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें याद रखो। तो इसमें सारी ग्रासलैंड हम लोगों ने देख ली, इतने तरीके की ग्रासलैंड है, ये याद रख लेना। एक और याद रख लो, जैसे यहाँ पे कैंटरबरी प्लेन है ना, वैसे एक कांटो प्लेन है। कांटो प्लेन कहाँ देखने को मिलेगा, ये जापान वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक तरीके की टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड से भरा हुआ एक प्लेन है जिसको बोलते हैं कांटो प्लेन। तो ये याद रख लेना, जापान में, ठीक है। एक हमारे यहाँ मिलता है जिसको बोलते हैं इंडिया में गिर वाले रीजन में जो मिलता है ना, गिर वाले रीजन में, कच्छ वाले रीजन में, है ना, उसको बोलते हैं हम जिसको बोलते हैं बन्नी ग्रासलैंड, है ना, बन्नी ग्रासलैंड। तो ये बन्नी ग्रासलैंड कहाँ मिलती है, तो याद रख लेना इंडिया में मिलती है, गिर वाले रीजन में, कच्छ वाले रीजन में, ठीक है, ये बात याद रख लेना। और एक और है जिसको बोलते हैं टसोकी ग्रास, ठीक है ना। ये आप इसको बताओ कि ये कहाँ पाई जाती है, इसका ये किस तरीके की ग्रासलैंड है, इंडिया में कहीं मिलती है क्या, अगर मिलती है तो इसको आप बताइएगा कि कहाँ मिलती है टसोकी ग्रास, ठीक है, ये आप पता कर लेना इसको, ठीक है। ये क्या है, ये याद रख लेना, इंडिया में बन्नी ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे। कांटो प्लेन याद रखो, सेल्वास, टैगा,
ये सब क्या है, तैगा और सिल्वास क्या था, ये फॉरेस्ट का है, ठीक है ना, ये ग्रासलैंड नहीं है। तो इतनी चीज़ें ग्रासलैंड में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्री में अगर आपको इतना पता है तो आपका काम हो गया। मेंस में भी ग्रासलैंड से रिलेटेड इतना ही जानना है आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।